दोस्तों, भारत की स्थिति पे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ऐसा लगा था कि भाजपा की कमज़ोर स्थिति के बाद, जो चुनाव के बाद हमें नज़र आया, इस बार 400 के पार बिल्कुल खोखला साबित हुआ और भाजपा पूर्ण बहुमत में ही ना आ सकी और इसलिए अपने सहयोगियों के साथ टीडीपी और जनता दल यूनियन के साथ मिलके उसने अपनी सत्ता में वापसी की, नहीं तो इस बार उसका सत्ता में आना मुश्किल था। काफ़ी विश्लेषकों का, खासकर वामपंथियों का भी यह विचार था कि भाजपा उस तरीके से फासीवाद को लागू नहीं कर सकेगी जैसे पहले करती आ रही थी। अभी हमने देखा है कुछ दिन पहले ही कि राज्यसभा में उसका बहुमत भी नहीं रहा, यानी जो भी कानून चाहे वो तथाकथित रूप से नहीं बना सकती है। वैसे भारतीय संविधान में जो भी कानून है, नियम है, उसके बाद से जो भी सामने आए हैं कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ और उसके पहले शुरुआती दौर में अंबेडकर के द्वारा, हालांकि कांग्रेस की ही बहुमत थी, कांग्रेस के ही प्रतिनिधि थे और कई घटक जो आए थे बनाने के लिए, खासकर जो कम्युनिस्ट घटक थे उनको बाहर कर दिया गया था और अंदाज़ा लगाइए 1937-38 के पास भारत के द्वारा चुने गए लोगों की जो कमेटी बनी थी उसके तहत 1947 के बाद 1950 में संविधान हमारे देश में लागू हुआ। इसमें जनता का कितना महत्वपूर्ण योग रहा होगा, किस तरह का रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कितनी भी बढ़िया ढंग से लिखा गया हो, विश्व के बड़े बड़े देशों तथाकथित रूप से अमेरिका और इंग्लैंड के संविधान की को जो अच्छाइयाँ उसको ली गई थी। हालांकि इंग्लैंड और अमेरिका कहीं से भी ना तो प्रजातांत्रिक देश है जनता के लिए, ना दुनिया के लिए, वह एक इम्पेरलिस्ट देश है, यानी साम्राज्यवादी देश है और उनका आधार ही है मुनाफा और लूट। खैर, भारत की बात करते हैं तो ऐसा जो हम लोगों ने सोचा था नहीं हुआ, बल्कि उसके विपरीत जो समस्याएं हैं वो तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ जनता की मूलभूत आवश्यकताएं यानी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, स्वतंत्र रूप से जीने का आधार, जो चाहे वो पहने, जो चाहे खाएं, जहां चाहे जाएं, बोलने का अधिकार, प्रतिरोध का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार, इस सब पर बड़ी भारी डंडा पड़ रहा है। जो नया कानून, नीतियां वगैरह जो बनी है तथाकथित रूप से पुराने इम्पेरियलिस्ट जमाने की, यानी अंग्रेजों के जमाने की बातें हटाकर अब भारतीकरण जिसका किया गया उसमें भारत के लोगों का जीना और दुहर हो जाएगा और हो रहा है। हमारे भारत के महान क्रांतिकारी और क्रांतिकारी सिद्धांतकार भगत सिंह ने कहा था कि हमारा लक्ष्य मात्र अंग्रेजों को हराना नहीं है, गोरे सत्ताधारियों को हटाकर काले सत्ताधारियों को नहीं लाना है, बल्कि समाजवाद लाना है, मजदूरों किसानों की सत्ता स्थापित करना है। वैसा कांग्रेस ना होने दिया और बाद के समय में जब तक उसकी सत्ता थी पूरी की पूरी तरह से उसने पूंजीवादी ताकतों का साथ दिया, यानी देश में शोषण और प्रताड़ना बढ़ा और हर वह कानून उसने लागू किए कुछ हद तक जिसमें जनता के ऊपर प्रताड़ना बढ़ा। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर हो, गुंडा एक्ट हो, सिडेशन एक्ट हो, यूएपीए हो, बला बला जितने भी तो सब हुए। उसी में और भी इजाफा हुआ ईडी के कानून में, उसके अधिकारों में, एनआईए के अधिकारों में, सीबीआई में। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के जमाने में न्यायालय को दबाया नहीं जाता था, पूर्ण रूप से धाराशाही हो गया। एक दो उसके विरोध में आ जाए, आप कूदने लगे तो बात अलग है। जर्मनी में भी जब पूरी की पूरी तरह से नाजीवाद स्थापित हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हिटलर के समय, जबकि यहूदियों को हजारों नहीं लाखों की संख्या में गैस चैम्बर में मारा गया था, जो भी प्रतिरोध था उसको खात्मा करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी प्रतिरोध था। प्रतिरोध कभी शून्य नहीं होता दोस्त, भले ही कमजोर हो जाए। भारत में भी प्रतिरोध जारी है और आज की जो फांसीवादी या तानाशाही शक्तियां, मान लें जो धर्म के आधार पर हमारे ऊपर शासन कर रही हैं, देश के नाम पे, जाति के आधार पे कर रही हैं, उनका जरा जुमले सुन लो। 1975 में जो तानाशाही हुई थी, इमरजेंसी लगा था, कितना भयावह था।
और उसको निगेट करके, उसका निषेध करके आज की स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। जबकि अभी अभी की हाल की खबर में कि उत्तर प्रदेश में किसी भी मुसलमान का दुकान हो, ठेले पे बेच रहे हो, तो उनका अपना नाम लिखना पड़ेगा ताकि वह आइडेंटिफाई हो सके कि मुसलमान है कि हिंदू है, और हिंदू वहां से जाकर ना खरीदे। बंगाल में भाजपा के विपक्ष के नेता खुलेआम कहते हैं कि अब अल्पसंख्यकों की वो रखने की क्या जरूरत है, उस कमीशन की क्या जरूरत है। असम में भी खुलेआम झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि मुसलमानों की संख्या 50% हो गई है, वगैरह वगैरह। यानी हिंदू खतरे में है, 14 से 15% उनकी संख्या हिंदू खतरे में है। लेकिन इसकी कोई बात नहीं करता कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, और बेरोजगारी का आंकड़ा जो जमा करने का था, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। किसानों और दूसरे लोगों की आत्महत्या को अब कहीं से भी उसकी चर्चा करने की जरूरत को खत्म कर दिया गया। किसानों के जबरदस्त आंदोलन के बाद से जो 3 फार्म बिल थे, भले ही उनको खत्म किया गया, लेकिन किसानों के ऊपर शोषण और प्रताड़ना बढ़ रहा है। जो हमारी स्थिति है, शिक्षा नीति है, स्वास्थ्य नीति है, साधारण आदमी से परे हो गया। हर लोगों को घर मिलना था, घर से अब बेघर हो रहे हैं, और उस पे सबको थोपने का क्या आधार बन रहा है इनका। अल्पसंख्यकों के ऊपर और आक्रमण करो, आदिवासियों के ऊपर करो। जहां तक ओबीसी और दूसरे तथाकथित रूप से जो दलित है, उनको वर्ण आधार पे मान के, लेकिन इसको जातीय व्यवस्था, वर्ण आधार व्यवस्था को कहने के लिए कि वह काम के आधार पर होता। आज कौन सा ऐसा है कि ब्राह्मण का बेटा जाके वह नाली सफाई करता है तो वह एक शूद्र के रूप में माना जाए, और शूद्र का बेटा, सफाई करने वाला का बेटा यदि फौज चला जाता है तो वह राजपूत बन जाए, क्षत्रिय बन जाए? मैंने तो ऐसा नहीं सुना है। कहीं भी किसी संस्था में जाए, सरकारी में, यदि आप जमीन की खरीद फरोख्त करते, नाम लिखवाते, तो आपको अपना धर्म और जाति लिखना ना लिखें तो आपको नहीं आने दिया जाए। यानी हर तरह से जनता का जो भी प्रतिनिधि था, वह अब जनता को तोड़ने में लगा हुआ। जाति, धर्म, लिंग, रंग का जो भी आधार बनता है, यहां पर ज्यादा नहीं, अमेरिका में फिर भी है। यहां पे आदिवासी, क्षेत्र, भाषा, सब के आधार पे। हालांकि कहने के लिए जो बदमाश तत्व है वो भाजपा जीती हो 30-35% में सीमित है, लेकिन विपक्ष को भी उन्होंने धाराशायी कर दिया है। जो बुर्जुआ विपक्ष है, जो पूंजीपति वर्ग की ही रक्षा में लगे पड़े। उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश में बसपा को ले लें, जेडीयू को ले लें आपके बिहार में, वह तो मतलब इतना बेशर्मी से जो अपने पाला बदल रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। महाराष्ट्र में और राज्य के अन्य भिन्न अंगों में, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम इतने बेचारे, बेसहारा, असहाय हो गए, दयनीय भी नहीं रह गए। फिर भी ऐसा नहीं है कि मजदूरों का, किसानों का प्रतिरोध नहीं है। लाखों लाख की संख्या में जनता उभर जाती है। निजीकरण के खिलाफ में, पुराने पेंशन को वापस लाने के खिलाफ में, नौकरी के लिए, फौज में भर्ती के लिए 4 साल की जो उन्होंने अग्निपथ स्कीम लाया था, या अग्निवीर बनते, उसके खिलाफ में सरकार कहती कि 10% आरक्षण मिलेगा। अरे भाई, तुम निकाल ही क्यों रहे हो? 4 साल के लिए क्यों कर रहे हो? 25% को ही उसके बाद से 14 साल की मिलेगी, यानी उनका पेंशन वहां भी तुम ध्वस्त कर रहे हो और बाकी सुविधाएं खत्म कर रहे हो। क्यों? जो नौकरी है वही पूरा भर्ती नहीं करो, बाकी तो छोड़ दो। हम तो ऐसा समाज चाहेंगे दोस्तों जहां 100% सबको रोजगार मिले। जो रोजगार ना करता हो उसको खाने ना दिया जाए, भोजन ना दिया जाए, उसको घर ना दिया जाए, जबरदस्ती उसे काम करवा जाए। ये राजनीतिक, ये बड़े बड़े तथाकथित रूप से IAS IPS जज और बड़े बड़े धनाढ्य लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे, हमारे ही द्वारा बनाए गए धन से, और हमारे मालिक बन गए हैं, बाप बन गए। जो मर्जी आता है वो पटांग बोल दे आपस में लड़ाने के लिए, बिना सर पैर की बात बोल दे, और हम उनका जय जयकार कर रहे हैं। मैंने इस तरह के कई वीडियो बनाए हैं, आप लोग देखते भी हैं, कई बार लाइक भी करते हैं, शायद शेयर भी करते हो, कुछ
कमेंट ट्वीट करते हैं, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, लेकिन करते हैं, अपनी टिप्पणियां डालते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको भी इस तरह के मुहिम में शामिल होनी चाहिए? जनता उठ खड़ी हुई है, और उठ खड़ा केवल अपने आर्थिक मांगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज में बदलने के लिए। और यह दुनिया के बहुत जगहों में हो रहा है। बगल में हमारे माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, म्यांमार में तो सशस्त्र आंदोलन चल रहा है। नेपाल में, आधा से अधिक अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में युद्ध तो बहुत भयंकर चल रहे हैं। पूरे फिलिस्तीन लैंड लड़ रहा है अपने स्वतंत्र राज्य के लिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। यूक्रेन में लड़ाइयां चल रही हैं, रूस के खिलाफ 50 से 51 देशों के पूरे मदद से वहां बाहर के भाड़े के भी सैनिक आ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक तो लड़ ही रहे हैं। पूरे दुनिया की जो क्लाइमेट है वह बर्बाद हो रहा है, और हम इस भरोसे हैं कि कोई गॉड है जो हमें इससे बचाएगा। यह तो लिखा हुआ होना ही होना है, पूर्व जन्मों का पाप है। इस हालात में ना रहें दोस्त। एक जगह से दूसरे, पटना से यदि आप लखनऊ जाते हैं, वहां के लिए भी रिजर्वेशन के लिए एक लाइन में लगते हैं, और यह तो पूरी जिंदगी का सवाल है। यह समझे कि आप अकेले नहीं, अपने वर्ग को समझे कि हम मजदूर हैं, किसान हैं, और हमारा शोषण करने वाला, हमारा लूटने वाला, हमें आपस में लड़वाने वाला हमारा दुश्मन वर्ग है। धन्यवाद।